Hello and welcome to SY Study Point. In this video, we will discuss features of a good test. अब कोई भी टेस्ट जब लिया जाता है, वो टेस्ट अच्छी है या नहीं, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए टेस्ट की 4 क्राइटेरियाज हैं. दोज आर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड यूजेबिलिटी. ये 4 जो पॉइंट्स हैं, दोज आर फीचर्स ऑफ अ गुड टेस्ट. मतलब अगर कोई टेस्ट अच्छी है तो उसमें ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये होंगे. अब देखते हैं कि ये क्या है. हर एक पॉइंट को वी विल डिस्कस. फर्स्ट इज रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब है कि एक टेस्ट कितना डिपेंडेबल है, मतलब उस टेस्ट में हम कितना रिलाई कर सकते हैं, कितना उस टेस्ट पे हम भरोसा कर सकते हैं. अब कोई भी टेस्ट हो, वो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए ही लिया जाता है. सपोज़ कोई स्टूडेंट है, वो उसका क्लास टेस्ट हो रहा है, तो मतलब क्या, उसकी प्रिपरेशन कितनी है. सपोज़ हिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है, तो मतलब उसे कितना हिस्ट्री आता है, जितना क्लास में पढ़ाया गया है वो उसे कितना आता है ना. वो टेस्ट करने के लिए वो जो एग्ज़ाम है वो लिया जा रहा है. अब अगर वो टेस्ट रिलायबल है, इसका मतलब होगा कि उस टेस्ट पे हम भरोसा कर सकते हैं. हम और डिटेल्स में जानते हैं. द टेस्ट शुड बी डिपेंडेबल और रिलायबल सो दैट द एग्जामिनी मतलब जो टेस्ट दे रहा है, एग्जामिनी स्कोर कैन बी कंसिस्टेंट एवरी टाइम ही और शी टेक्स द टेस्ट. मतलब एक टेस्ट देने के बाद जो स्टूडेंट का या फिर जो टेस्ट दे रहा है, उसका जो रिज़ल्ट आएगा या फिर जो स्कोर आएगा, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए हर बार, जितनी बार वो टेस्ट दे. सपोज़ आज किसी ने एक टेस्ट दिया, वही सेम टेस्ट अगर वो कल देता है तो उसका स्कोर सिमिलर आनी चाहिए. मतलब आज उसने टेस्ट दिया तो उसका स्कोर आया 70. ठीक है. अब वो सेम टेस्ट, उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं हुए हैं, कुछ चेंज नहीं है, वही सेम टेस्ट अगर वो कल दे रहा है, तो अगर उसका स्कोर आ गया सपोज 80, तो उस टेस्ट को हम रिलायबल नहीं कह सकते. या फिर परसों उसने वही सेम टेस्ट, मतलब जो टेस्ट उसने आज दिया, स्कोर आया 70, कल दिया स्कोर आया 80, परसों उसने वो टेस्ट दिया, स्कोर आ गया 60, दैट मीन्स द टेस्ट इज़ नॉट रिलायबल. मतलब सेम टेस्ट वो बार बार दे रहा है और जो उसका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है. 70 से 80 हो गया, 80 से फिर 60 हो गया, सेम टेस्ट है बट स्कोर वैरी कर रहा है. मतलब वो टेस्ट जो उसने दिया वो रिलायबल नहीं है. मतलब रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि टेस्ट देने के बाद जो स्कोर आने वाला है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए. हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज 70 आया स्कोर, कल सपोज 71 आ जाए, परसों 72 आ जाए, वो हो सकता है. माइन्यूट जो फ्लक्चुएशंस है दैट कैन हैपन, बट बहुत ज़्यादा जो वेरिएशन है वो नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब है कि आज उसने 70 लाया था, मतलब और कल ही उसने 80 लाया. कैसे उसने 80 ला दिया? सेम ही तो क्वेश्चंस है, एक दिन ही का तो फ़र्क है, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे हो सकता है? मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है. या फिर परसों 60 आया, सेम ही तो टेस्ट है, क्यों 60 आया? मतलब इतना वेरिएशन क्यों हो रहा है? इसका मतलब कोई गड़बड़ हुआ है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर टेस्ट में कुछ गड़बड़ है कि वो जो स्कोर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है. तो रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि जितने बार उस टेस्ट को हम रिपीट किया जाए. रिलायबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, मतलब आर्ट से आप याद रख सकते हो कि रिलायबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, हम उसे जितनी बार चाहे रिपीट करें, जो स्कोर आएगा वो सेम आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा. हाँ, 70 से 69 हो सकता है, 70 से 72 हो सकता है, बट बहुत ही माइन्यूट फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा. इसका मतलब उस स्कोर के बेसिस पे हम उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस का कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, है ना. व्हेनेवर द इंडिविजुअल
takes the test, if he or she yields similar score, that means the test measures that particular characteristic reliably. मतलब जैसे मैंने बोला कि सपोज उसका हिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है, मतलब उसने हिस्ट्री कितना पढ़ा है, उसे कितना उसका प्रिपरेशन है, वो हम टेस्ट कर रहे हैं. कोई कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर रहे हैं, मतलब हिस्ट्री के टेस्ट में हम उसे कितना हिस्ट्री आता है वो मेजर कर रहे हैं. अब अगर उसका पहले दिन 70 आया, दूसरा दिन 80 आ गया, तो मतलब हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि एक्चुअल में उसका जो प्रिपरेशन है वो कितनी है. एक दिन में 10 नंबर का गैप कैसे आ सकता है, या फिर परसों 80 से 60 हो गया, इतने वेरिएशन. तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि एक्चुअली में उसका जो हिस्ट्री का प्रिपरेशन है वो कैसा है. अगर 3 दिन वो दे रहा है, पहले दिन में 70 आ रहा है, दूसरे दिन में 69 आया, तीसरे दिन में सपोज 71 आया, अगर ऐसा होता है दैट इज़ रिलायबल. इसके बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अच्छा लगातार 3 दिन सेम टेस्ट लिए गए हैं और रिजल्ट ये आ रहा है, तो मतलब उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है, उसका जो प्रिपरेशन लेवल है, उस पर हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं उस स्टूडेंट का. तो मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हम रिलायबली मेजर कर रहे हैं अगर सिमिलर स्कोर आता है. सो दैट इज़ रिलायबिलिटी. मतलब हम जितने बार चाहे उसे रिपीट करें, स्कोर जो है वो सिमिलर आएंगे. दैट मीन्स द टेस्ट इज़ रिलायबल. आगे बढ़ते हैं. वैलिडिटी. अब वैलिडिटी का मतलब है वैधता, मतलब वो टेस्ट कितना वैलिड है. ये बहुत ही सिंपल एक पॉइंट है. आप समझिए, कोई भी टेस्ट हम क्यों देते हैं. जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री का टेस्ट दे रहे हैं, तो हिस्ट्री के टेस्ट में हिस्ट्री के सवाल होने चाहिए, मैथ्स के तो नहीं होने चाहिए. तो मतलब ये वैलिडिटी का मतलब ये है कि a test should measure those particular characteristics which will be required for the job for which the person is tested. मतलब जिस काम के लिए वो टेस्ट लिया जा रहा है, उसी काम के लिए जो स्किल्स या जो नॉलेज चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होने चाहिए. मतलब अगर हिस्ट्री का टेस्ट है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे. हिस्ट्री के टेस्ट में मैथ्स के या साइंस के क्वेश्चंस नहीं होंगे. अगर हिस्ट्री के टेस्ट में कोई मैथ दे दिया गया, तो उस मैथ में वो कैसा स्कोर कर रहा है, इस बेसिस पे हम उसका हिस्ट्री का प्रिपरेशन लेवल तो नहीं जान सकते, है ना. या फिर आप ये सोचिए कि कोई डॉक्टर बनने की एग्ज़ाम दे रहा है, MBBS की एग्ज़ाम हो रही है, तो उसमें अगर मतलब बैंकिंग का सवाल पूछ ले, तो क्या उसका कोई फ़ायदा है, क्या वो टेस्ट वैलिड है. क्योंकि कोई इंडिविजुअल डॉक्टर बनने के बाद उसे क्या आना चाहिए, उसे पेशेंट्स को ट्रीट करना आना चाहिए, है ना. उसका जो जॉब परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा कि वो पेशेंट्स को ट्रीट करेगा. उसे डिजीज़ेस पता होनी चाहिए, कौन से डिजीज़ का क्या सिम्टम्स है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या मेडिसिन देनी होगी, ये सब उसे पता होनी चाहिए. तो अगर वो उस एग्ज़ाम दे रहा है उसके कोर्स में, तो उसके रिलेटेड सवाल आने चाहिए, ताकि हमें ये पता चल पाए कि हाँ, उसे पता है कौन सी डिजीज़ क्या होती है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होती है, ये पता है. तो उसके रिलेटेड सवाल होने चाहिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके रिलेटेड टेस्ट, चाहे वो थियरी हो या प्रैक्टिकल हो. मतलब जो काम के लिए, जिस काम के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, उस काम के लिए जो भी स्किल्स, जो भी नॉलेज चाहिए होगी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होने चाहिए. एकदम दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाने चाहिए. कनेक्टिंग टेस्ट परफॉर्मेंस विथ जॉब परफॉर्मेंस. वैलिडिटी अगर कोई टेस्ट में है, तो वो टेस्ट देने के बाद जो उस इंडिविजुअल का टेस्ट परफॉर्मेंस होगा, उस वही टेस्ट परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि उस इंसान का, मतलब उस इंडिविजुअल का जॉब परफॉर्मेंस क्या होने वाला है. जैसे मैंने बोला कि कोई डॉक्टर बनने वाला है, तो उसे ये पता होनी चाहिए कि मतलब ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स पता होने चाहिए, फिजियोलॉजी पता होना चाहिए, डिजीज़ेस पता होनी चाहिए कि कौन से डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है. तो इसके रिलेटेड अगर उसे टेस्ट लिया जाए, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम ये समझेंगे कि हाँ, उसे आता है कि कैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, ये उसे आता है.
तो हम ये समझेंगे कि जब वो प्रैक्टिकली जाके, मतलब जब वो प्रैक्टिस करेगा अपने पेशेंट्स को, जब वो चेक करेगा, तब वहाँ पे भी वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। मतलब जब वो रियल लाइफ में जब वो डॉक्टर बन के जब वो पेशेंट्स को ट्रीट करेगा तो उसे आता है कैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, वो उसे आता है। मतलब जो एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस होगी उसको हम टेस्ट परफॉर्मेंस से हम उसे जज कर पाएंगे, ठीक है, हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो तब भी उस टेस्ट को हम बोलेंगे कि टेस्ट जो है वो वैलिड है। मतलब जिस काम के लिए या फिर मतलब उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, जो डोमेन नॉलेज चाहिए, वही नॉलेज हम टेस्ट कर रहे हैं उसी टेस्ट में। या फिर कोई जो जॉब्स के लिए कहीं पे इंटरव्यू देने कोई जा रहा है, तो उस इंटरव्यू में उसी ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए, या फिर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो मतलब वो इंसान अगर उसको जॉब मिल जाएगी तो उसे जो काम करने पड़ेंगे उसी के रिलेटेड सवाल उससे पूछे जाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि इस टेस्ट में उसने ऐसे परफॉर्म किया, तो जो अब वो एक्चुअली में वो जॉब करेगा तो भी वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। अगर टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म करता है तो जॉब में भी जाके वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। मतलब जो एक्चुअली जो स्किल्स, जो डोमेन नॉलेज चाहिए होगी उस जॉब को करने के लिए, उसी के सवाल होने चाहिए। दैट मीन्स द टेस्ट इज़ वैलिड। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसमें कोई भी बायसनेस ना हो। द टेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस, पर्सनल एरर, जजमेंट एंड ओपिनियंस। अब ऑब्जेक्टिविटी को आप ऑब्जेक्टिव से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव जिसका मतलब होता है उद्देश्य, ये वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिविटी। तो बायसनेस का मतलब क्या होता है कि एक ही टेस्ट, मतलब सपोज किसी स्टूडेंट ने एक टेस्ट दिया, तो वो टेस्ट एक स्टूडेंट ने एक टेस्ट दिया, वही टेस्ट मतलब वो जो उसका पेपर है, एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, अब वो जो पेपर है उसका 2 टीचर्स ने टेस्ट किए। टीचर ए ने भी उस पेपर को टेस्ट किया, टीचर बी ने भी टेस्ट किया। अब टीचर ए ने उसे मार्क्स दिया 80 और टीचर बी ने मार्क्स दिया 60। दैट मीन्स उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि टीचर ए को उसका मतलब आंसर स्क्रिप्ट जैसा लगा, टीचर बी को वैसा नहीं लगा। दोनों में बहुत फ़र्क आ रहा है, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब हाँ, टीचर बी ने 60 दिए हैं तो टीचर ए को टीचर ए 62 दे सकते थे। मतलब अगर वो 62 देते, या फिर टीचर ए ने 80 दिया है तो टीचर बी को अगर 79 वो देते या 78 देते, तो भी उसे हम ऑब्जेक्टिविटी उसमें है हम बोल सकते थे। बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों टीचर्स को उसके आंसर स्क्रिप्ट अलग अलग लगे। मतलब जो उसने आंसर लिखा है उसका जो मतलब है दोनों टीचर्स को अलग अलग लगे। इसके लिए उसका जो स्कोर है वो इतना ज़्यादा वैरी कर रहा है, किसी ने 80 दिया है तो किसी ने 60 दिया है। तो ये कैसे टेस्ट में होते हैं? अगर कोई भी सब्जेक्टिव टेस्ट हम बोलते हैं ना, सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है, मतलब डिस्क्राइब करना पड़ता है। ऐसे टेस्ट्स में ऑब्जेक्टिविटी कम होती है, क्योंकि सपोज़ किसी ने 2 पेज का आंसर लिखा है तो टीचर ए को वो अगर सफिशिएंट लगेगा तो वो उसने उन्हें 80 मार्क्स दिया, और टीचर बी को लगा कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है तो वो 60 दे रहे हैं। तो मतलब दोनों टीचर्स का जो पर्सनल ओपिनियन आ रहा है उसमें, इसी वजह से ये बायसनेस क्रिएट हो रही है। इसीलिए जो MCQ टेस्ट्स होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन होता है, उसका 4 ऑप्शंस होता है, उसमें जो एक ही ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। वो उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें बायसनेस बहुत कम होती है, क्योंकि एक ही जो क्वेश्चन है उसका एक ही करेक्ट आंसर होगा। द क्वेश्चन शुड हैव ओनली 1 करेक्ट आंसर। अगर ऐसा होगा तो सपोज किसी स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चंस में 6 आंसर्स करेक्ट दिए हैं तो उसे 6 मार्क्स से मिलेंगे। जितने टीचर्स चाहे देख ले, उसे 6 ही मिलने वाले हैं। उसे किसी टीचर से 6 या किसी टीचर से 9, किसी टीचर से 4 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो MCQ था, या फिर उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट था। उसमें
पर्सनल ओपिनियन की कोई जगह नहीं थी। तो द टेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, तो वो ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज यूजेबिलिटी। द टेस्ट शुड बी यूजेबल, उसका कोई रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट वो दे रहा है उसको दे के उसकी जो रियल लाइफ में कोई काम ही नहीं आने वाला वो टेस्ट, दैट मीन्स दैट टेस्ट इज़ नॉट यूजेबल। द स्कोरर कैन लर्न वाइल गिविंग द टेस्ट, उस टेस्ट को दे के जो स्कोरर मतलब जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका कोई फ़ायदा होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस उसने लिख दिया उसे अच्छे मार्क्स आ गए, बट उस टेस्ट का या फिर उस क्वेश्चंस का रियल लाइफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर टेस्ट ऐसा है तो वो टेस्ट यूजेबल नहीं है। नॉट ओनली टेस्टिंग थियोरिटिकल नॉलेज बट ऑल्सो एम्पावरिंग फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, मतलब टेस्ट ऐसे होने चाहिए जिसको देने के बाद हमें ये पता चले कि ये इंडिविजुअल जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी सॉल्व कर पाए। उसके लिए मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसके जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी वो सॉल्व कर पाएगा। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक अगर उसमें मेजर किए जा रहे हैं तो दैट टेस्ट इज यूजेबल। मतलब उस टेस्ट को देने के बाद वो थोड़ा सा एम्पावर्ड होगा कि उसे समझ में आएगा कि हाँ, अगर ऐसे प्रॉब्लम रियल लाइफ में भी मेरे लाइफ में आए तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर टेस्ट ऐसा नहीं है, बस कुछ सवाल है जिसका रियल लाइफ में प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, तो वो टेस्ट रियल लाइफ के लिए यूजेबल नहीं है। तो दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अ गुड टेस्ट शुड कंटेन। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।